Hello, good afternoon, student. Today we study about dysmenorrhea. Okay, dysmenorrhea को definition कल हमने पढ़ लिया था amenorrhea तक, आज dysmenorrhea पढ़ेंगे. Dysmenorrhea may be defined as a painful menstruation. ये एक पेनफुल menstruation cycle होता है. It is common in gynecological problems among females. Females के में ये बहुत देखने को मिलता है. ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है वो इंस्ट्रिंक्ट यूट्रस में होता है. इट इज कॉमन टाइप. ये हम सभी को फील होता है. यूट्रस में पेन होता है हम सभी को. ठीक है, हम लोगों को पीरियड्स में पेन होता है जो यूट्रस में वो. ठीक है, इट अकर्स एंड इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम. की वजह से होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोड्यूस करते हैं एंडोमेट्रियम के लेयर उसमें, उसकी वजह से. फिर आता है इट में अकर ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस. और किसकी वजह से हो सकता है? हार्मोनल डिस्टर्बेंस की भी वजह से हो सकता है, या साइकोलॉजिकल या ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी डिसमेनोरिया. सेकेंडरी डिसमेनोरिया में क्या होता है? ये एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलीज है. ठीक है, ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, यूट्राइन और फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर सब केसेस में एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन में भी देखने को ये मिलता है. नेक्स्ट इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिसमेनोरेजिक फीमेल शोज अ मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स, जिसको हम सिलोटिक और डल पेन कहते हैं. जो डिसमेनोरिया वाली जो पेशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प से सफ़र करती है, मतलब बहुत ज़्यादा उनका पेट दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे. या फिर समटाइम्स ये नेचुरली जनरली लोकेटेड लोअर मिड एब्डोमिनल एरिया में भी ये पेन होता है. नेक्स्ट इज एसोसिएटेड सिम्टम्स, जैसे कि उसके साथ साथ नोजिया फील होना, वॉमिटिंग फील होना, हेडेक फील होना, डायरिया होना, चिल्स लगना, टायर्डनेस लगना, ये सारी चीज़ें होती है. नेक्स्ट इज लो बैक एक होता है, लोअर बॉडी एक होता है. ठीक है, नर्वसनेस लगती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लगता है. नेक्स्ट इज स्वेटिंग होगी, पेलर और साइनोकोप होगा. में पेन में भी मॉडरेट और सीवियर. पेन या तो मॉडरेट भी हो सकता है या सीवियर भी हो सकता है, और ये 2 दिन का भी हो सकता है, या जितने दिन पीरियड्स चल रहे हैं उतने दिन तक भी हो सकता है. समटाइम्स ड्यू टू सीवियर पेन चाइल्ड गेट एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल आल्सो. एब्सेंटिज्म फ्रॉम द स्कूल. इतना पेन कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तो जिसके कारण बच्चे स्कूल भी एब्सेंट कर जाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फैमिली हिस्ट्री. ठीक है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, गिव मोर स्ट्रेस ऑन एब्डोमिनल पेन, पेल्विक एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल यूएसजी मतलब एब्डोमिन की अल्ट्रासोनोग्राफी होगी. ठीक है, हार्मोनल टेस्ट करेंगे और एक्सरे करेंगे. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में एडवाइज द पेशेंट एंड चाइल्ड अबाउट द गुड न्यूट्रिशनल एंड पर्सनल हाइजीन. पेशेंट को क्या बोलना है? गुड न्यूट्रिशनल और पर्सनल हाइजीन के बारे में एडवाइस करना है. एडवाइस फॉर गुड एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर ऑफ एंड स्लीप. ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज रहेगी तो भी उसके लिए अच्छा होगा. नेक्स्ट इज फॉर प्राइमरी डिसमेनोरिया. प्राइमरी डिसमेनोरिया के लिए क्या ट्रीटेड करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ लोकल हीट या फिर एब्डोमिनल लोअर बैक हीटिंग पैड. जो हम हीटिंग पैड वगैरह यूज करते हैं वो हमको यूज करना है. इंक्रीज द ब्लड फ्लो और डिक्रीज द स्पाज्म. जितना जिससे कि जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेगा स्पाज्म को, मसल स्पाज्म को. स्पाज्म मतलब पेन को वो रिड्यूस करेगा. माइल्ड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, यूज्ड फॉर डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट. ये डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करेगा. आइबुप्रोफेन दे सकते हैं 400 mg की 3 or 4 hours टाइम्स इन अ डे.
ऑल्सो भी यूजफुल, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन स्वेलिंग अगर होगी तो स्वेलिंग को हटाएगा, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में बी यूज टू डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा खाया है तो वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को भी रोकता है, ठीक है। डू नॉट मैनेज डू द मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंडरी डिसएमेनोरिया अकॉर्डिंग टू द कॉज, ये सेकेंडरी डिसएमेनोरिया करना है उसके कॉज के अकॉर्डिंग, जो कि उसका कॉज है, एक्चुअल कॉज है, उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, किसी को जैसे यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा पेन होगा। फिर मैनेजमेंट के लिए उनको गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर स्केड्यूल फिक्स करना पड़ेगा टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस इज डिसएमेनोरिया। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एडोलेसेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें एसटीडी में गोनेरा, सिफिलिस, क्लेमिडिया, क्रॉन्ड, हर्पिस और ट्रैकोमोज या फिर एचआईवी होता है। सेक्सुअली ये सारे डिजीजेस क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। इसका कॉजेज क्या है, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कैन अकर ड्यू टू सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन। अगर सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन इन द सेंस कि जैसे कि जैसे एक पार्ट मतलब दो कपल है, एक कपल का पेयर है, मतलब एक लड़का और एक लड़की एक ही उसमें सेक्स कर रहे हैं, मतलब एक ही पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो उनको नहीं होगा। लेकिन अगर दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज्यादा पार्टनर्स हो उनके, ठीक है, तो वो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशंस में आ जाएगा, उसमें उनको एचआईवी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली अनप्रोटेक्टेड और अनसेफ सेक्स। ये सारे एक्सपेरिमेंट किस में होते हैं, अनप्रोटेक्टेड और अनसेफ सेक्स में होते हैं। फिर ये आता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम, ये वेजाइनल एपिथेलियम के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है, उसकी वजह से भी ये कॉज होता है। या फिर इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज, जो इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज करते हैं ना, है ना, इंजेक्शन लगा के ड्रग्स लेते हैं, वो उनमें भी उसके वजह से भी ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज क्योंकि निडल एक साथ यूज करेंगे, है ना, एक साथ निडल यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्जेस, जैसे ल्यूकोरिया जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्जेस होगा इसमें, ठीक है। वोल्वोवेजाइनाइटिस, जो वॉल्वुला होता है ना, वेजाइना के ऊपर जो बार्थलिन ग्लैंड होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना, बार्थलिन ग्लैंड होती है, वो क्या होता है, वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, वो वहाँ पे सूजन आ जाती है, ठीक है। और सर्विसाइटिस भी होता है, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन आ जाना। फिर आता है लोअर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट इज पायरेक्सिया, मतलब फीवर होना, और इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी इसमें देखने को मिलती है। इसका मैनेजमेंट क्या है, अरेंज द हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग द एडोलेसेंट। हमेशा जो एडोलेसेंट है, ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें ये चीज़ अवेयर करो कि आपको इस वजह से ये चीज़ें हो रही है, तो आपको उनको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ करें, ऐसा करें, वैसा करें, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज सेक्स एजुकेशन दें, स्कूल और कॉलेज में एजुकेट करें एडोलेसेंट अबाउट द ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड डिस इन्फेक्शन, इनके बारे में उनको अवेयरनेस पहुँचाएँ। नेक्स्ट इज रेगुलरली इंटरवल स्क्रीनिंग टेस्ट, हमेशा बच्चों का स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट करें। appropriate and early treatment of confirmed case, appropriate और early treatment confirmed case होगा। next is complication, if not treated, अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी infertility और ectopic pregnancy होने के chances हो सकते हैं। अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा बन जाएगा, ठीक है, यूट्रस में नहीं बनेगा, फैलोपियन ट्यूब में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस
होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट और स्पोर्ट इंजरी, ये चैप्टर नंबर 9 थर्ड यूनिट में बताया गया है, ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है ये दो। फिर हम सीधा आते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में द टर्म जुवेनाइल मीन्स pertaining childhood youth delinquency means antisocial criminal behavior। बच्चों में जो क्रिमिनल बच्चे जब क्राइम करते हैं उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में डिफाइन किया गया है। ये कब अंडर एज होते हैं 16 के अंदर फॉर बॉय और 18 इयर्स के अंडर जो लड़कियां ऐसा क्राइम करती है उनको अंडर 18 है तो उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में डाला जाता है। फिर आता है इंसिडेंस रेट इसका है इंडिया में इंक्रीज हो गया है यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स मोर देन गर्ल्स, बॉयज में ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। केस फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली कंडीशन, ये केस कैसे होते हैं जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली कंडीशंस हो, मतलब पापा और मम्मी अलग अलग रहे तब बच्चा क्राइम करने लगता है, गलत संगति में जाने लगता है, या फिर डिसहार्मनी बिटवीन पेरेंट्स में कांस्टेंट क्वेरल हो रहे हैं, मतलब बहस हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट क्वेरल्स हो रहे हैं, डाइवोर्स के केस में, डेथ में, पॉवर्टी में, अल्कोहलिज्म में, ठीक है, या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑफ टू मेनी चिल्ड्रन, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई एक बिगड़ गया उस कंडीशन में, प्रोमिनेंट कॉज हैं ये सारे, ठीक है। और अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में भी एट स्कूल और कॉलेज एज, जैसे सच एज लैक ऑफ एडिक्वेट रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, लैक ऑफ चैनलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट एनर्जीज को, और हेल्थ अनहेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, है ना, अगर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है तब उस कंडीशन में भी बच्चे बिगड़ते हैं। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी और क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से भी, फिजिकल डिफेक्ट की वजह से भी, फीडेबल माइंडनेस लीड्स और पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस की वजह से भी, किसी किसी की पर्सनालिटी बहुत वायलेंस वाली होती है तो उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिलता है, या फिर लोग किसी बच्चों को गलत संगति गलत सीख की वजह से, है ना, बच्चों को सिखा के कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, क्राइम वाली चीज़ें, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज इसका मैनेजमेंट कैसा करें, इम्प्रूव द फैमिली कंडीशन एंड रिलेशन, जो बच्चों के साथ अपना रिलेशन अच्छा करो, उनको समझाओ सिखाओ, ठीक है, प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, मेक एटमॉस्फेयर पीसफुल, उनको बच्चों को ऐसा अफेक्शन लव शो करो और उनके लिए वैसा एनवायरनमेंट बनाओ, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बनाओ, फिर इम्प्रूव करो चिल्ड्रन को और इम्प्रूवमेंट लाओ एट कॉलेज और स्कूल के एटमॉस्फेयर में, और एडिक्वेट स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में लव रिलेशनशिप मतलब कि रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहे, टीचर्स बच्चों को रिस्पेक्ट से बात करें, बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट से बात करें, ऐसा रिलेशनशिप रहे। फिर आता है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड कम पेरेंट्स काउंसलिंग फैसिलिटी, यहाँ पे आता है पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों एक दूसरे के मतलब काउंसलिंग करे, क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो इस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, मैं आप लोगों को एक इसमें से छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। ये एक तरीके से ऐसा है कि कुछ लड़कियों को हमेशा पतला दिखने का शौक होता है, मतलब दे वांट, ये सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट एज में होता है, दे वांट देयर फिगर बिकम जीरो साइज, है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम मोटे ना हो जाएं, तो उस कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया कहा जाता है, ठीक है। ऐसी एक स्टोरी भी आई है कि मतलब एक लड़की रहती है, उसको लगता है कि वो मोटी हो रही है, तो वो मोटी हो रही है तो वो क्या करती थी कि जो खाना पीना
देते थे उसको, वो खाना पीना नहीं खाती थी। अगर उसको ज़बरदस्ती करते थे तो वो क्या करती थी कि खाकर फिर उल्टी कर देती थी उंगली डालकर, जिससे कि वो खाना उसको लगता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं बहुत मोटी हो गई, तो उसको वेट लॉस करना था, तो उसको स्लिमनेसनेस होना था, मतलब एकदम स्लिम होना था। तो इस कंडीशन में ये बॉयज़ में नहीं पर गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं अपने ऊपर कि खाने के ऊपर, कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, जिससे कि मैं पतली हो जाऊंगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस चक्कर में वो खाना ही नहीं खाते, उनका वेट लॉस हो जाए, वो पतले दिखें, ऐसा। तो ये बच्चों के दिमाग के वजह से होता है कि मतलब या तो उनको कोई बुली कर रहा है मोटा मोटा करके, या तो उनको कोई मतलब ऐसे ऐसे कोई उनको प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहा है, या इग्नोर अटेंशन खींचने के लिए बच्चे अक्सर कर ऐसा करते हैं। तो उसको कहा गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। तो आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। Definition: for the purpose of slimness and weight loss, may adolescent boys and girls impose foolish dietetic restriction on themselves, then get rid of the food intake by self-inducing vomiting. ठीक है, सेल्फ इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, ये क्या करते हैं, खुद से ही वॉमिट कर देते हैं। स्लिमनेस और वेट लॉस के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसका, ग्रॉसली मालनरिश्ड दिखेंगे, डिस्टर्ब रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट, पोस्चरल और हाइपोटेंशन रहेगा, कार्डियक एरिथमियाज होगा, ठीक है, CSF और हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है, एमेनोरिया होने के चांसेस है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन रहेगी, ल्यूंगो हेयर रहेंगे, और पेरिफेरल एडिमा भी होने के चांसेस हैं। बहुत सारी हेल्थ डिजीज उनमें दिखेगी। इटियोलॉजी क्या है इसकी, एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अनक्लियर, इसकी कोई एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता चली है, बस ये एक बिहेवियरल पैटर्न है। ये जनरली बिलीव्ड साइकेट्रिक ईटिंग डिसऑर्डर है एक तरीके का, फैमिली बैकग्राउंड और ओवर प्रोटेक्टिव फैमिली की वजह से भी हो सकता है, डेवलपमेंट इमेच्योरिटी, ठीक है, आइसोलेशन और एक्सेसिव डिपेंडेंस हो, उस पर भी ये निर्भर करता है। इसमें मैनेजमेंट क्या है, साइकोथेरेपी दो उनको समझाओ, उनकी काउंसलिंग करो, उनको फार्माकोथेरेपी दो, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स दो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन दो, और न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन करो उनका। सो लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का, ओबेसिटी। ओके, तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी, अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड ओबीज व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ओबेसिटी क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, फैट सब्सटेंस का, ठीक है, बॉडी में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भी फैट का जमा हो जाना, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स BMI इज डिफाइंड एज अ इन kg वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जैसे BMI इज इक्वल्स टू वेट इन kg और हाइट इन मीटर स्क्वायर में इसको कैलकुलेट करते हैं। The BMI is the most useful index for screening the population, young children and adolescent. The term obesity is exceed 95th percentile for that age and sex. तो यहाँ पे क्या है, जो BMI है वो क्या है, यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है ओबेसिटी, ठीक है, ये 95% में इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है स्किन फोल्ड थिकनेस अबव 85%, यहाँ पे स्किन फोल्ड थिकनेस की वजह से भी इंसिडेंट रेट बढ़ रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप में बहुत ज़्यादा, और सब स्कैपुलर साइड्स में भी बहुत ज़्यादा वेट एक्यूमुलेट होता है बच्चों में। ओवरवेट 85% पे है, बोथ सेक्स में, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, मतलब गर्ल चाइल्ड में भी और बॉयज़ में भी देखने को मिलता है। बच्चों में ओबेसिटी अक्सर कर आजकल देखने को मिलती है जंक फूड की वजह से। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडली डिवाइडेड
एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस 2 फैक्टर में डिवाइड किया गया है। जो एक्सोजीनियस है उसमें जेनेटिक कॉज है, जैसे प्रेडविल सिंड्रोम, ल्यूवेन-मूल और ब्रेडेट सिंड्रोम। एंडोकार्डियल कॉजेज भी हो सकते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और स्यूडो हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, पाइलोटिक ओवरी या फिर हाइड्रोजेनिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है। फिर आता है हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, जिसमें पोस्ट इंसोफैलेटिक ओबेसिटी भी हो सकती है, पोस्ट मेनिंजेटिक ओबेसिटी भी हो सकती है। ये सारे एंडोजीनियस हैं, जो कुछ तो साइकोटिक डिजीज की वजह से या कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीज की वजह से या कुछ जेनेटिक डिजीज की वजह से हो सकते हैं। अब एक्सोजीनियस फैक्टर क्या है? डाइटरी फैक्टर, ठीक है, टोटल कैलोरी इनटेक से भी ज़्यादा खाना, फूड स्टफ कंज्यूम करना, हाई कैलोरिक जंक फूड खाना, इस वजह से। फिर आता है हैबिट कैसी है उनकी, एपेटाइट कैसा है, माल एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इंडोर गेम्स खेलते हैं, बैठे रहना, टीवी देखना, आउटडोर गेम्स है नहीं तो ज़्यादा चलना फिरना होगा नहीं तो बच्चे मोटे ही होंगे ना, वही। और डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर लीड्स टू चिल्ड्रन दोज हु आर मोर एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये क्या है? मतलब एनर्जी तो है पर काम नहीं करना, उनकी जो बॉडी है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, उस एनर्जी के फॉर्म में जो है फैट उनका यूज नहीं हो पा रहा है। फिर आता है डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, ड्यू टू डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर लीड्स ओबेसिटी। अगर कम काम करेगा शरीर तो एनर्जी भी कम लेगा, जिससे कि ओबेसिटी होने लगेगी। जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। Next is clinical manifestation. For these children, the BMI above 30 kg meter square, child look like fatty body, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑल ओवर द बॉडी, ये सब दिखने को मिलेगा इसमें। कॉमनली फैट डिपोजिशन होगा, ग्लूटियल रीजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। हैंड्स और फीट एक्सटर्नल जेनिटल अपीयर्स भी उसके स्मॉल साइज के दिखेंगे और स्लिट फॉर्मल एपिफाइसिस दिखेगा। साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को फिर सोसाइटी और पर्सन्स बिहेवियर से, जैसे बच्चे उनको बुली करते हैं, अलग बुली, मोटा मोटा करके चढ़ाते हैं, ऐसा। इसका मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला मैनेजमेंट है इसका डाइट, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी, फिर आता है बिहेवियरल, फिर आता है यूज ऑफ ड्रग, सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले डाइट को हम उसका जो खाने का पैटर्न है उसको सुधारेंगे, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम वाली चीज़ें उनको, जो हाई कैलोरिक डाइट है वो नहीं देंगे, कम कैलोरी डाइट देंगे। फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको इंकरेज करेंगे, इंडोर गेम से आउटडोर गेम में लाएंगे कि बाहर खेलो, ऐसा वैसा। फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उनको कंसिस्टेंटली रिड्यूस वेट करने के लिए उनको मॉनिटर करेंगे, चाइल्ड का वेट कितना होगा, ठीक है, कम करेंगे उनका वेट, रिड्यूस करेंगे। यूज ड्रग, डिस्करेज द चाइल्ड टू यूज ड्रग्स टू रिड्यूस एपेटाइट। ऐसे ड्रग्स यूज करो जिससे कि एपेटाइट रिड्यूस हो, मतलब उनका खाने की क्षमता थोड़ी कम हो। फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है? चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। ओबेसिटी को, जो ओबेसिटी है वो थ्रेटनिंग कंडीशन पहुंच जाएगी, अगर ज़्यादा ओबीज हुआ तो उस कंडीशन में उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, तो या तो सर्जिकली उसका जो सर्जरी कैसे करेंगे, उसका पेट काट के छोटा कर देंगे जिसके वो कम खाना खाएगा, ठीक है। तो कम खाना खाएगा तो अपने आप ही वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। तो यूनिवर्सल अप्रोच करो, प्रमोट करो फिजिकल एक्टिविटी को, चाइल्डहुड ओबेसिटी को बताओ, कम्युनिटी में जा करके अपना इन्वॉल्वमेंट दो, उनको अवेयर करो, रिस्क अप्रोच बताओ कि भाई वेट लॉस को कैसे प्रमोट करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, उनके रिस्क बताना चाहिए, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशंस बताना चाहिए, वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वेट गेन, प्रमोशन ऑफ वेट मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए, वैल्यूएशन करना चाहिए, इन्वॉल्व अपना पॉपुलेशन को नॉलेज रिगार्डिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी
बच्चों में ओबेसिटी कैसे हो रही है उनके बारे में उनको अवेयर करना चाहिए. So that's it for today. This unit is ended. So tomorrow we'll continue the next unit. Thank you, class. Thank you.